हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का 26 मई को माँ सकूम्बरी यूनिवर्सिटी में एमए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। आप लोग के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो अपलोड कर दीजिए, मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए कि मैं इस पेपर के आपकी 2 वीडियो अपलोड करूँगी। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ। किसी वीडियो में आपको कोई 100% गारंटी नहीं देता होगा, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने दोनों वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसे पूरा देख लिया तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप 100 में 100 करके आएंगे, लेकिन इतने क्वेश्चन आप वहाँ करके आएंगे कि आप बहुत खुश होंगे कि आपका पेपर अच्छा हुआ है। मैंने क्योंकि आपके पूरे सिलेबस को लिख के जितने भी आपके यूनिट्स उसमें दी हैं, 4 यूनिट शायद दिए, 4 या 5, उन सभी के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए हैं। और 100 क्वेश्चन में नहीं वो कवर हो रहे थे, इसलिए 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। 100 का ये और एक और आएगा 100-150 एमसीक्यूज़ का। आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा और फिर मेरी गारंटी है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, तो वीडियो के बीच में आपको थोड़ी सी गड़बड़ी लग सकती है आवाज़ में, तो उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको दिक्कत ना हो। और ये वीडियो मैंने खास आपकी डिमांड पे बनाया है, इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। एटलीस्ट इस लायक बना दीजिएगा कि इसमें 500 से 600 व्यूज़ आ जाए। मैं ये नहीं कहती कि 50,000 आ जाएँ, 5,000 लाइक्स हो जाएँ, ये सब मैं नहीं कहती हूँ। मुश्किल से 500-600 आप वीडियोज़ में व्यूज़ आ जाएँ और 20-30 लाइक्स हो जाएँ, बस मेरे लिए वही बहुत होता है। वो भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब कोई चैनल खोलता है ना, तो अगर उसमें 500-600 व्यूज़ होते हैं तो वो ठीक लगता है देखने में, नहीं तो लोग सोचते हैं बेकारी चैनल है। इसलिए क्योंकि ये आपकी डिमांड पे बनाया है, इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी अगर आपका मन ना हो तो कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग अपने एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2004 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देश में गरीबों के भोजन और पोषण स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी, मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बालक विकास योजना, सार्वजनिक वितरण योजना। जिस भी क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी हो, आप चारों ऑप्शन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें गरीबों की पहचान करने के लिए अर्थशास्त्री निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और व्यवसाय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सापेक्ष गरीबी अधिक व्याप्त है। बताइए किसमें। ऑप्शन डी आपका, पूंजीवादी जितने भी देश हैं उनमें सापेक्ष गरीबी अत्यधिक जो है वो व्याप्त है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में निरपेक्ष गरीबी अधिक व्याप्त है। विकसित देश में, अविकसित में, विकासशील में या पूंजीवादी देश में। तो राइट आंसर है आपका विकासशील देशों में, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा नहीं। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, ऋण की राशनिंग। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें वो है, आर्थिक विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और जीवन में सुधार। ये तीनों आपको ऑप्शन ज़रूर देखने हैं जिसके भी उपरोक्त सभी आंसर होता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए कौन सी चुनौती सबसे बड़ी है। ऑप्शन आपका डी एकदम सही है, गरीबी भी है, असमानता और बेरोजगारी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और विनियमन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार थी। ऑप्शन डी आपका योजना आयोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में विकास को मापने के लिए किस मानदंड का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन सी आपका आर्थिक विकास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें एक वित्तीय वर्ष एक वर्ष की कितनी तिमाहियों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन आपका बी 4। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना 1989 में डैश के उद्देश्य से शुरू की गई थी। आपको बताना है कि जो जवाहर रोजगार योजना है वो किस उद्देश्य के साथ शुरू करी गई है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए मजदूरी रोजगार पैदा करने के लिए। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जितने भी जो ग्रामीण मजदूर हो उनको मजदूरी टाइम पे मिल पाए। फिर देख लीजिए इसका थोड़ा सा जो की पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं आपके। जवाहर रोजगार योजना को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, JRY। JRY को 1 अप्रैल 1999 से पुनरुत्थान किया गया था और इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में जाना जाने लगा, यानी कि इसके नाम में परिवर्तन हुआ था कब, 1999 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है।
राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, समान विकास सुनिश्चित करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत करी थी? किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 2015 में योजना आयोग को किस संस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो दोस्तों 2015 तक आपका एक आयोग काम करता था जिसे योजना आयोग कहा जाता था, लेकिन 2015 को इसे समाप्त कर दिया गया था और एक नया आयोग गठित किया गया था जिसे कहा जाता है नीति आयोग। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नियोजित विकास के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मेनली कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, वो अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं उन्हें कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विकास के महालनोबिस मॉडल का फोकस किस क्षेत्र पे था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, भारी उद्योग पे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ की रणनीति भारत के किस प्रधानमंत्री से जुड़ी थी? आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो राइट आंसर है आपका इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। पूरा नारा देख लीजिए क्या है, गरीबी हटाओ देश बचाओ। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव के दौरान दिया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी आपका ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देना। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश करी थी? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? राइट आंसर है आपका 2015, ऑप्शन डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कृषि संरचना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, भूमि स्वामित्व का वितरण। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी कृषि संरचना सबसे अधिक आम है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का कृषि संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, भूमि के स्वामित्व में असमानता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था कृषि समाज में शक्ति संतुलन को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन बी आपका असमानता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार का क्या उद्देश्य है बताइए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, भूमि का समान वितरण। भूमि सुधार का ये प्रमुख उद्देश्य है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत में भूमि सुधार की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, भूमि का समान वितरण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि जनगणना कितने सालों के अंतराल में आयोजित करी जाती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, 5 वर्ष में। यह आपका कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित करी जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो ऑप्शन 4 आपका तिलहन से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गेहूं, चना, मटर और जौ। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, यानी कि इसमें आपसे एक तरह से डेफिनेशन पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। तो राइट आंसर है आपका मिश्रित फसल के अंतर्गत। ऑप्शन थर्ड आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो ऑप्शन 4 आपका धूसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश यानी कि किस वर्ष भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए थे, यानी किस वर्ष जारी किए थे? तो ऑप्शन 4 आपका 1968। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि। ऑप्शन थर्ड आपका एकदम सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन था कि जितने भी दूध से चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ये एक मिशन था, यानी कि दूध से जितनी भी चीज़ें उत्पाद बन सकते हैं जैसे आपका दही, मक्खन, घी, इन सब को बढ़ाने के लिए ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसे कहा गया था ऑपरेशन फ्लड। अब आप सबसे पहले इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, आप वो देख लीजिए। ऑपरेशन फ्लड को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया था। आपसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया है? तो आप कहेंगे चौथी। कब किया गया है? 1970 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन था? वर्गीज कुरियन।
मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये कुछ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन को ज़रूर देख लीजिए और 100% गारंटी है कि इन डेफिनेशन से एक दो क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी शायद जो लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस में वो इन्हीं सारी डेफिनेशन को साफ साफ उन्होंने दिया है कि आपको ये पढ़ना ही है। इसे ज़रूर एक बार देख लीजिए। उदारीकरण की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। इसका तात्पर्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में सरकारी प्रतिबंधों को ढील देना है। उदारीकरण का अर्थ है किसी क्षेत्र में सरकारी नियंत्रणों को कम करना या हटाना। अब निजीकरण देख लेते हैं क्या है। निजीकरण निजी स्वामित्व या संचालन के लिए उत्पादन के सार्वजनिक स्वामित्व या सार्वजनिक रूप से संचालित संसाधनों का हस्तांतरण है। अब वैश्वीकरण देख लीजिए क्या है। ये दुनिया भर में लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की एक प्रक्रिया है, जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग और वस्तुएं आसानी से सीमाओं के पार जाती हैं। फिर आपकी जो अगली डेफिनेशन है वो है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव विचार और गतिविधि के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल है। इसका उद्देश्य विकास में प्रगति हासिल करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सबसे पहले एक बार और देख लीजिए। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो पीवी नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री थे। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह। आप यकीन मानिए कि इन 4-5 जितनी भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है और ये की पॉइंट, इससे कल क्वेश्चन आपको 100% देखने को अपने पेपर में मिलेगा। मैं आपको फिर से एक चीज़ बता रही हूँ। भारत के पहले सिख के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारत में बड़े आर्थिक सुधार का जनक जिन्हें माना जाता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जितने भी मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई हैं, अब ये लगभग 10 से 15 क्वेश्चन उन्हीं डेफिनेशन से हैं और ये आपके पेपर में आएंगी जरूर, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन है, किसी उद्योग या क्षेत्र से राज्य का आंशिक या पूर्ण रूप से हटना क्या कहलाता है? ऑप्शन थर्ड आपका निजीकरण। जब पूर्ण रूप से हट जाए या आंशिक रूप से हट जाए तो उसे निजीकरण कहते हैं। जब व्यापार में आपको थोड़ी छूट दी जाए या व्यापार में लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उदारीकरण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका उदारीकरण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें व्यापार पर सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन सेकंड आपका उदारीकरण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन सी आपका आर्थिक सुधार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें मूल्य कठोरता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? ऑप्शन आपका खा एकदम सही है, ऑप्शन सेकंड अल्पाधिकार की। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, 1991 में किस तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा विकास का एलपीजी मॉडल पेश किया गया था? तो ऑप्शन थर्ड आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन थर्ड आपका एकदम सही है, भुगतान संतुलन का उस समय संकट हो गया था। यानी कि जैसे इस समय भारत में आपको सुनने में आया होगा कि डॉलर को बचाने के लिए मोदी जी ने बहुत सारी अपील करी है। लोग फर्जी कहते हैं कि ये मोदी जी की विशेष अपील है, ऐसा नहीं है। अगर आप इतिहास उठा के देखें अपना जो करंट का और जितना भी पास्ट का, अगर आप सरकारों का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, प्रक्रिया ऐसी होती है, कार्य ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। मैं किसी भी पार्टी का पर्टिकुलर समर्थन नहीं करती हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस, लेकिन एटलीस्ट आप किसी पे भी कोई भी आरोप लगा रहे हैं तो पहले अपना इतिहास ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो कांग्रेस के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें करी गई थी, लेकिन नहीं, उन्हें अपनी चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की बुराइयां दिख रही हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन कराधान संरचना में सुधार के लिए किया गया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, चिल्लैया समिति के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, 29 दिसंबर 1998। फ्रेंड्स, इसकी डेट ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में कई बार आपको जो सन है वो समान दे देते हैं, डेट अलग अलग देते हैं, तो डेट याद कर लीजिए 29 दिसंबर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट आपका जुलाई 1991 में।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 और 1978 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ था। तीसरा विमुद्रीकरण किस तारीख को हुआ था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, 8 नवंबर 2016 को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका केंद्रीकरण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डैश वित्त मंत्री थे जब भारत ने 1991 में औद्योगिकीकरण के लिए उदारीकरण की नीति स्वीकार करी थी। ऑप्शन सेकंड आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, अगर आप ये चीज़ याद कर ले कि 1991 में आपके वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अपने आप हल हो जाएंगी। आप अगर क्वेश्चन नहीं भी याद है तो बस ये सन याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार पेपर में आपसे सन पूछ देता है कि इस सन में ये घटना हुई थी, उस समय वित्त मंत्री कौन थे। तो बस आप एक चीज़ याद रखिए कि 1991 में आपके वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर पहली बार पेश किया गया था कब। ऑप्शन थर्ड आपका 1994 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है, सेवा कर से ये पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें देख लीजिए। सेवा कर होता क्या है, तो सेवा कर आपका ग्राहकों को प्रदान करने वाली सेवाओं पर लगाया जाता है। भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स पहली बार 1994 में लागू किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा वित्त अधिनियम 1994 के माध्यम से इसे पेश किया गया था। यहाँ एक सेकंड ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1994 में जो सेवा कर लाया गया था वो किस समिति की सिफारिश पे पेश किया गया था। तो कौन सी समिति है, देख लीजिए, डॉक्टर राजा चलिया समिति के द्वारा। और आपका जो ये सेवा कर है ये आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। और जब स्टार्टिंग में 1994 में सेवा कर लगाया गया था उस समय ये सिर्फ 3 चीज़ों पे था, यानी कि 3 सेवाओं पे इसे पेश किया गया था। पहला है आपका टेलीफोन सेवाएं, दूसरा है आपका गैर जीवन बीमा सेवाएं और तीसरा है आपका स्टॉक ब्रोकर सेवाएं। फिर आपका इसमें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण यानी कि सरसिला ट्रेजेडी किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन 4 आपका ये तेलंगाना में हुआ था। ये आपकी ट्रेजेडी किससे संबंधित है, तेलंगाना से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि सरसिला ट्रेजेडी किससे संबंधित है, आपका तेलंगाना से, वहाँ के श्रमिकों से ये संबंधित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ था। तो 1991 में। ऑप्शन थर्ड आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन बी आपका प्रवाह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में कौन सा प्रवाह शामिल है, विचारों का, वस्तुओं का या पूंजी का। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका उदारवाद से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है कौन। ऑप्शन फर्स्ट आपका गरीब। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू करी गई थी। तो 1991 में। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देशों के बीच सम्मिलन और तीव्र एकीकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका वैश्वीकरण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके जीवन स्तर में सुधार किया था। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, विकासशील देशों में रहने वाले लोग, विकसित नहीं, विकासशील देश, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से कौन से भारतीय उद्योग प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन सी आपका खिलौना बनाना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें इनमें से कौन सा संगठन विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के उदारीकरण पर जोर देता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, विश्व व्यापार संगठन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आयात पर कर को किसका उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन बी आपका व्यापार बाधाओं का उदाहरण माना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के पीछे मुख्य कारण है। ऑप्शन डी आपका परिसंपत्तियों को बढ़ाने और लाभ कमाने के लिए। ऑप्शन डी एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थान भारत में निवेश और विदेशी व्यापार को समर्थन देता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, विश्व व्यापार संगठन, WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पेपर में पूछ लेता है, तो विश्व व्यापार संगठन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सरकार ने भारत में निवेश के लिए बाधाएं कब हटाई थी, यानी कि जो व्यापार पे प्रतिबंध है उन्हें कब हटाया था। तो ऑप्शन बी 1991 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्वीकरण प्रक्रिया को नहीं संभालता है। ऑप्शन 4 आपका एकदम सही है, एशियाई बैंक। बाकी आपका विश्व बैंक भी संभालता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी और विश्व व्यापार संगठन भी। ऑप्शन 4 आपका अलग है, एशियाई बैंक वैश्वीकरण प्रक्रिया को नहीं संभालता है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण बताइए क्या है। माल, पूंजी और सेवाओं का आसान आवागमन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। थर्ड है आपका विभिन्न देशों में आसानी से काम करने वाली कंपनियां। राइट आंसर है आपका उपरोक्त तो सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किसे निवेश माना जा सकता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, विभिन्न परिसंपत्तियों पर धन खर्च करना, उदाहरण के लिए जैसे भूमि खरीदना। यह आपका क्या है, निवेश माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ अर्थव्यवस्था को खोलना और उसमें सुधार कर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन थर्ड आपका एकदम सही है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को ही आपका भूमंडलीकरण भी लिख के आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विदेशी निवेश और व्यापार प्रतिबंधों को माफ करने का निर्णय कब किया था। ऑप्शन सेकंड आपका 1991 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बाद विदेशी प्रतिस्पर्धा से कौन सा उद्योग बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। ऑप्शन सेकंड आपका डेयरी उत्पाद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में नए कारखाने और कार्यालय स्थापित कर रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, उत्पादन लागत जहां पे कम है और वो लाभ ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं, वो वहीं पे अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। तो ऑप्शन थर्ड आपका कृषि क्षेत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि वैश्वीकरण से कृषि क्षेत्र को नुकसान कैसे हुआ, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ जिससे सरल भाषा में कि आपको समझ आ जाए। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, जैसे कि भारत अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकता है और जो अन्य देश हैं वो भारत में आके व्यापार कर सकते हैं। तो जो अन्य देश हैं वहाँ का जो कृषि का सामान था, किसान थे, उनका सामान भी भारत में आया। तो जो भारत के किसान थे, अगर वो अपना सामान 10 रुपये में बेच रहे हैं और बाहर से सामान 8 रुपये में आ गया, तो यहाँ जो भारत की जनता है वो कौन सा सामान खरीदेगी, 8 रुपये वाला, 10 वाला क्यों ही खरीदेगी। तो इन किसानों का ऐसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। जो पहले 10 रुपये में सामान बेचते थे वो मजबूर हो गए अपना सामान सस्ता बेचने पे। तो इस तरह जो भारत का कृषि क्षेत्र था उसको वैश्वीकरण से कम लाभ हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं। तो ये तीनों लाभ हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन ज़रूर पढ़ें। नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग, कम उत्पादन लागत। थर्ड है आपका विभिन्न नई संस्कृतियों तक पहुंच प्राप्त करना। राइट आंसर है आपका उपरोक्त तो सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। बाहरी व्यापार या बड़े पैमाने पर व्यापार। राइट आंसर है आपका बाहरी व्यापार, यानी कि बाहर व्यापार। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण के कारण होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके विकास में बड़े पैमाने पर सुधार किया है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, विकसित देश। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि वैश्वीकरण ने किसके जीवन स्तर में सुधार किया है, तो आप टिक करेंगे विकासशील देश। ऑप्शन सेकंड। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोला है जीवन स्तर में सुधार, ये आपका 57 नंबर मैंने क्वेश्चन आपको कराया है 57 नंबर पे, अभी आप ऊपर जाके देख लीजिएगा। लेकिन अगर पूछे बड़े पैमाने पर सुधार, तो आप विकसित देश लिखेंगे। एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर लीजिए कि ज़्यादा जो सुधार है, ज़्यादा फायदा है वो विकसित देशों को हुआ था और कम जो हुआ था वो विकासशील देशों को हुआ था। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, वैश्वीकरण विभिन्न आर्थिक और सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने में मदद करता है, मजदूरों को, उपभोक्ताओं को या प्रोड्यूसर्स को। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निम्नलिखित की मदद से वैश्विक बाजार में प्रवेश किया। किसकी मदद से किया था। तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंध हो सकता है, बताइए। तो ऑप्शन सेकंड आपका आयात कर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका व्यापार और निवेश के लिए निधि। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की चुनौतियां क्या हैं। तो विदेशी श्रमिकों का शोषण एकदम सही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार में कठिनाई एकदम सही, निर्यात करों में उच्च प्रभार। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही आपके वैश्वीकरण की चुनौतियां हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में अपना परिचालन कब से शुरू किया है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, मार्च 1947 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1944। लेकिन अगर आपके पेपर में 1944 ना दे, 1945 दे दे, तो आप 1945 में टिक कर देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सेकंड आपका IBRD। विश्व बैंक को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। IBRD का फुल फॉर्म देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका वॉशिंगटन DC यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन 4 आपका IMF और IBRD। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। विश्व बैंक खुदरा उधारकर्ताओं को ऋण देता है, गलत। विश्व बैंक सदस्य देशों को ऋण देता है, ये एकदम सही है, ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है। जितने भी उनके सदस्य देश है उनको वो ऋण देता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें वो है, वैश्वीकरण के साथ भारतीय बाजार मुख्य रूप से कौन सा बाजार बन गया है? यहाँ पे बताइए क्या आएगा? तो ऑप्शन 4 आपका एकदम सही है, क्रेता बाजार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित है? तो ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही है, विश्व व्यापार संगठन WTO। राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, 1995 में व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते को किस संगठन द्वारा फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, 1995 में व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार किस वर्ष जारी किए गए थे? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड 1969। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही होगा। इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विशेष आहरण अधिकार शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? SDR। इसकी शुरुआत किसने करी है? तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसकी शुरुआत करी थी, यानी कि IMF ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड 1995 में हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के संबंध में सत्य नहीं है? आपको ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से 3 तो वैश्वीकरण से संबंधित हैं लेकिन एक नहीं है। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पेपर में कराती हूँ तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी होते हैं, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। पहला देख लीजिए, श्रम कानूनों का क्रियान्वयन न होने के कारण श्रमिकों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया। बिल्कुल सही बात है, वैश्वीकरण से ये संबंधित है क्योंकि ऐसा हुआ था। सेकंड है आपका इसमें, इससे सेवा क्षेत्र में अनेक नौकरियां सृजित करने में मदद मिली थी। बिल्कुल सही बात है, ये भी वैश्वीकरण से संबंधित है। थर्ड है आपका, वैश्वीकरण से धन, कौशल, शिक्षा वाले लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। ये आपका गलत है क्योंकि लाभ हुआ था। फोर्थ है आपका, वैश्वीकरण के असमान लाभ। ये बात भी एकदम सही है कि वैश्वीकरण से सबको एक समान लाभ नहीं हुआ था, किसी को ज़्यादा हुआ था, किसी को कम हुआ था। जैसे जो आपके विकासशील देश है उनको कब लाभ हुआ था और विकसित देशों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था। ऑप्शन थर्ड आपका जो है वो वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति किसने पेश करी थी? ऑप्शन थर्ड, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बाजार एकीकरण का अर्थ क्या है? प्रतिस्पर्धी मूल्य की पेशकश, बिल्कुल सही बात। वस्तुओं की एक विशाल विविधता, एकदम सही। विदेशी बाजारों में परिचालन, ऑप्शन 4 आपका एकदम सही है। उपरोक्त सभी, ये तीनों आपके बाजार एकीकरण का अर्थ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत में कंप्यूटर और संचार तकनीकों के तेजी से प्रसार के बावजूद असमान तकनीकी पहुंच का वर्णन करने के लिए किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, डिजिटल डिवाइड अवधारणा का उपयोग किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, IMF का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऋण प्रदान करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक दर 1990 में लगभग कितनी थी? तो ऑप्शन बी आपका 5.5%। 5 पे टिक मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1990 तक भारत की GDP में इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 1950-51 से बढ़कर कितना हो गया था?
तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड 13%। आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, मेरा मतलब है कि शायद कम समझ आई होगी, लेकिन अगर आप ये जो 2 पॉइंट लिखे मैंने इनको पढ़ लें तो ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट को देख लेते हैं। 1950-51 में औद्योगिक क्षेत्र ने भारत की जीडीपी में 10% योगदान दिया था। 1990 तक औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना हो गया था? 13%। यही यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 99 में कि जो भारत की जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा है वो 1950-51 से बढ़कर कितना हो गया था 1990 में। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सेकेंड 13%। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, अर्थशास्त्र में जीडीपी का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सेकेंड आपका सकल घरेलू उत्पाद। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आप इनको ज़रूर देख के जाइएगा। और इसका एक पार्ट अभी और आएगा, ये अभी 100 एमसीक्यूज का एक वीडियो है, एक वीडियो और आएगा 100 या 150 एमसीक्यूज का, आप उसको देख के जाइएगा। उसके बाद मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, लेकिन दोनों वीडियोस आपको पूरे देखने हैं। और उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब पेपर खत्म हो जाए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन दोनों वीडियोस को प्लीज़ देख के जाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ।